Cash flow statement is a statement which identifies the flows of cash and cash equivalent into classifies the flow of cash and cash equivalents into operating, investing and financing. पहले हमने करा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हमने करा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लास्टली फाइनेंसिंग. मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, नॉट जस्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. इट इज रिलेटेड टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी शेयर कैपिटल, both equity and preference. It may be debentures, it may be bank loans, both long term and short term, bank overdraft और cash credit. ये है sources of finance. ये ही है बस sources of finance. इनसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस, सारी ट्रांजैक्शन मतलब शेयर इशू करे, बाय बैक करे, वो तो आएगा ही आएगा. शेयर इशू एक्सपेंसेस भी आएंगे, डिविडेंड ऑन शेयर्स भी आएगा, पेड ऑन शेयर्स. ऐसे ही डिबेंचर्स इशू एंड रिडेम्पशन तो आएंगे आएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आएगा. तो बेसिकली नॉट जस्ट द आइटम, उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मान ली जाती है. यह मीनिंग में ऑलरेडी करा चुका हूं, मीनिंग में कुछ भी नया मेरे पास बताने के लिए नहीं है. फॉर्मेट पे आ रहा हूं सीधा डायरेक्ट. ध्यान से देखना फॉर्मेट. हम पहले अपना करते हैं, ठीक है ना? ज्यादा बड़ा हो गया. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पहले सारे इनफ्लोज आएंगे, फिर सारे आउटफ्लोज आएंगे. तो मैंने आपको क्या बताया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके हैं ही क्या? वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन. कौन से? बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. ये है वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें से इनफ्लोज क्या क्या होंगे. हमें कोई हेडिंग नहीं देनी होती कि ये इनफ्लोज या आउटफ्लोज, नो, शो करना होता है पहले इनफ्लोज फिर सारे आउटफ्लोज. इनफ्लोज क्या हो सकते हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो. कैसे पता चलेगा सर? अरे आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, शेयर्स का बैलेंस बढ़ रहा है तो आपने इशू करे होंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स बोरोड. अब जो भी लोन है चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, बोरो कर रहे हो तो इनफ्लो है. इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और इंक्रीज इन कैश क्रेडिट. इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट. आउटफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं? शेयर्स के लिए टर्म यूज करी जाती है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. डिबेंचर्स के लिए जैसे रिडेम्पशन करी जाती है, इक्विटी शेयर्स के लिए बाय बैक. व्हाई? इक्विटी शेयर्स आर irredeemable. Equity shares are irredeemable during the life of the company. So buyback of equity shares, redemption of preference share capital, redemption of debentures,
repayment of loans, decrease in बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अगर ये कम हो रहा है तो आपने रीपेमेंट करी होगी। अब इससे रिलेटेड कॉस्ट, जो भी आपके वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, जैसे कि डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन। तो लिस्ट तो एंडलेस हो सकती है ना। लास्ट पेज में खत्म कर रहा हूं। डिविडेंड टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड टैक्स अगर आ गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक आउटफ्लो माना जाता है। सिंपल। इनफ्लोज, ये सारी बातें बताती हैं। पहले सारे इनफ्लोज आ जाएंगे, फिर सारे आउटफ्लोज आ जाएंगे। कोई प्लस माइनस नहीं लिखते। इनफ्लोज एक नॉर्मल पॉजिटिव फिगर की तरह दिखाते हैं, आउटफ्लोज ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। नेट रिजल्ट जो आएगा वो बाहर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जो मजेदार बात है, छोटा मोटा कैलकुलेशन में दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो कभी आपको जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है 9% डिबेंचर्स। क्या दे रखा है? 9% डिबेंचर्स। तो इम्प्लाइड है कि 9% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 lakhs और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 8 lakhs। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स दे रखा है 8 lakhs। तो इम्प्लाइड है कि कम होने का एक ही रीजन हो सकता है, हमने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए होंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 2 लाख रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउटफ्लो आ जाएगा। जो पॉइंट है, जो ध्यान देना है, दिमाग लगेगा, सर हम इंटरेस्ट 10 lakhs पे निकालेंगे या 8 lakhs पे? हम इंटरेस्ट 10 lakhs पे निकालेंगे या 8 lakhs पे? नॉर्मली क्वेश्चन हमें बताएगा कि रिडेम्पशन किस डेट पे हुई थी। अगर तो रिडेम्पशन 1 अप्रैल को ही हो गई, मेरा साल शुरू हुआ, लोन था 10 लाख का, 1 अप्रैल को ही मैंने 2 लाख का लोन रीपे कर दिया, अब थ्रू आउट द ईयर मेरा लोन ही 8 lakhs का रहेगा, तो मैं इंटरेस्ट किस पे दूंगा? 10 lakhs या 8 lakhs? इंप्लाइड है 8 lakhs, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर दे रखा है डेट ऑफ रिडेम्पशन इज 31 मार्च, दैट इज द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर आपके 10 लाख रुपीज रहे होंगे। आपने लास्ट डे पे अगर लोन रीपे कर भी दिया तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का लगेगा ही। तो उस केस में इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 10 lakhs। पॉइंट, इफ द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, interest is calculated on the closing balance. If the changes take place at the end of the year, interest will be calculated on the opening balance, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हो रहा हो। जब डेट दे रखी है तो प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम है कि 9% डिबेंचर्स लिखा है, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 8 lakhs, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिडेम्पशन कब हुई। उस सिनेरियो में हम नोट देते हैं, नोट, वी अज्यूम दैट द चेंजेस, कुछ भी जो चेंजेस हुए हैं, रिडेम्पशन का केस है तो रिडेम्पशन, इशू का केस है तो इशू, वी अज्यूम दैट द चेंजेस, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा चेंज, हमारे केस में रिडेम्पशन। वी अज्यूम दैट द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है आप कैलकुलेशन उस पे कर देंगे। बस ये चीज का ध्यान रखना है, बाकी नॉर्मल है। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो, चाहे वो शेयर्स का डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हो, इट मस्ट बी कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस, एंड इट इज नॉट अ रूल, इट इज एन assumption, it is an assumption, on the assumption that changes took place at the end of the year. The above rule will be applied only and only when the specific dates of issue and redemption are not given. स्पेसिफिक डेट्स दे रखे तो फिर मेरे को कोई assumption की जरूरत नहीं, और जो भी आप assumption ले रहे हैं नोट देंगे, और विजिबल नोट होना चाहिए।
कि आपने क्या अजम्पशन लिया, ऐसा नहीं कि खो गया नोट और कहीं दिख ही नहीं रही है। तो बट सर लेकिन अगर हम अजम्पशन ले रहे हैं, तो अगर हमने अजम्पशन ले ली कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी चेंजेस हुए वो बिगनिंग पे हुए, तो हम क्लोजिंग पे निकालेंगे फिर तो। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, गलत नहीं कर रहे आप, ऑल्टरनेट वे है। इंडिविजुअली तो डिफरेंट आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आता। क्यों? जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड एड बैक किया था, जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंटरिम डिविडेंड ऐड बैक किया था, जो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड बैक किया था, वही तो यहाँ माइनस हो रहा है। तो जो भी आप कैलकुलेट करोगे वहां ऐड होगा, यहाँ माइनस होगा, तो नेट इम्पैक्ट तो उसका जीरो होना है, नेट इम्पैक्ट तो उसका जीरो होना है। तो ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच करेगी, चाहे आप ओपनिंग पे निकालें या क्लोजिंग। बट प्लीज समझें बाय कन्वेंशन, कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि चलो कॉमन अप्रोच क्या है, कॉमन अप्रोच ये है कि आप ओपनिंग बैलेंस पे निकालें, बट ऑन द assumption that the changes took place at the end of the year। और वो भी वो assumption कब लेनी है, जब आपको कोई स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं है। ओके, कोई भी डाउट आइटम्स में, कोई डाउट? फॉर्मेट, जस्ट गिव इट अ क्विक रीड, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं।